राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के डिस्कस का विषय है राजा राम मोहन राय का शिक्षा दर्शन। राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार, एजुकेशन फिलोसफी, व्यूज रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में भारतीय नहीं पूरी दुनिया में विख्यात हुए। राजा राम मोहन राय को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक के साथ साथ एक महान शिक्षाविद के रूप में, शिक्षा शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के आधार पर ही उन्हें भारत का एक महान शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचारों पर डिस्कस करते हैं। राम मोहन राय, एजुकेशन फिलोसफी। राम मोहन राय एज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट, एक महान शिक्षाविद के रूप में राजा राम मोहन राय के विचार। राजा राम मोहन राय को एक कुशागर बुद्धि का महान शिक्षाविद माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में ही उन्हें लगभग 8 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें बांग्ला, संस्कृत, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच इत्यादि। उन्होंने देश में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों में सुधार के लिए शिक्षा को एक बेहतर विकल्प माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम देश की हर तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उन्होंने भारत के संपूर्ण विकास के लिए परंपरागत शिक्षा की जगह आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। राम मोहन राय ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों में मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया है। उनका मानना था कि मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति में भारत आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति में परंपरागत विषयों के अध्ययन अध्यापन पर बल दिया जाता था। मध्ययुगीन शिक्षा में मस्जिदों और मदरसों में कुरान की शिक्षा, गुरुकुलों, मंदिरों और मठों में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन पर बल दिया जाता था। शिक्षा प्रणाली पर भारत में धर्म गुरुओं और पुरोहितों का अधिकार था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत, फारसी व अरबी भाषा था। शिक्षा की प्रकृति क्या थी? रूढ़िवादी थी, संकीर्ण थी, परंपरावादी थी। और शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक और धार्मिक ज्ञान में निपुणता प्रदान करना। राम मोहन राय को सोम संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस भेजा गया, जो उस समय संस्कृत के विद्वानों का प्रसिद्ध केंद्र था। उर्दू व फारसी पढ़ने के लिए उन्हें पटना भेजा गया। राम मोहन राय ने भी धार्मिक शिक्षा में निपुणता प्राप्त करने के लिए पारंपरिक शिक्षा ग्रहण की। उनका मानना था कि मध्ययुगीन शिक्षा प्रणाली में सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों, उच्च वर्गों, उच्च वर्णों का आधिपत्य है। महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा से पूरी तरह से वंचित रखा गया। उनका यही मानना था कि मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति में विज्ञान और तर्कशास्त्र का कोई स्थान नहीं था। इसलिए भारत में राजा राम मोहन राय ने भारत का शैक्षणिक क्षेत्र में विकास करने के लिए मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति के द्वारा भारत का पश्चिमी देशों की तरह हर क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता। अगर भारत को पश्चिमी देशों की तरह हर क्षेत्र में विकास करना है तो हमें परंपरागत शिक्षा प्रणाली को त्यागना होगा, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का
अनुसरण करना होगा। राजा राम मोहन राय ने भारत में वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति पर भी बल दिया। उनका मानना था कि वैज्ञानिक शिक्षा के बल पर ही पश्चिमी देशों का विकास हुआ है। उनका विचार था कि संस्कृत विद्यालयों से विद्यार्थियों में विज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत में गणित, तर्कशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी विषयों के अध्ययन अध्यापन पर बल दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए यूरोपियन शिक्षकों का भारत में आगमन होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन शिक्षक जो है भारतीय विद्यार्थियों को बौद्धिक और तर्कशील चिंतन के द्वारा उनके शैक्षणिक विकास को संपूर्ण कर सकते हैं। उनका मानना था कि वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली से भारत का औद्योगिक विकास होगा। वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा होगा। राजा राम मोहन राय ने शैक्षणिक क्षेत्र में विकास के लिए अंग्रेजी भाषा पर बल दिया। उनका मानना था कि संस्कृत भाषा से कभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा विद्यार्थियों को अनुदारवादी और संकीर्ण बनाती है। संस्कृत स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। उनका मानना था कि संस्कृत एक परंपरागत भाषा है और गुरुकुलों व मंदिरों में केवल संस्कृत भाषा का ही ज्ञान उपलब्ध होता है। अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार से ही विकास के द्वार खुल सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है वो पूरे विश्व की जानकारी करवाती है। अंग्रेजी भाषा से भारत को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का लाभ मिल सकता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली आधारित अंग्रेजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए हमेशा उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और जब अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बनेगी तो देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा। अंग्रेजी भाषा को पूरे विश्व में महत्व प्रदान करके शिक्षा के स्तर में सुधार करने पर उन्होंने बल दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीयों को वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। अंग्रेजी भाषा से ही विद्यार्थियों में तर्कशीलता और बौद्धिक चिंतन का विकास होता है। राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हुए पाश्चात्य साहित्य और दर्शन पर भी बल दिया। एम्फेसिस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर एंड फिलोसफी। उनका मानना था कि पश्चिम का साहित्य समृद्ध एवं भारत के लिए लाभकारी है। उनका विचार था कि समृद्ध साहित्य के कारण ही पश्चिमी देशों का अधिक विकास हुआ है। पश्चिम का दर्शन भारत के लोगों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी दर्शन जो है भविष्योन्मुखी है और उनका मानना था कि यह हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का भारत में सर्वप्रथम बंगाल से संपर्क हुआ। पश्चिम साहित्य के प्रभाव से भारतीय साहित्य में नई विधाएं आई। कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास एवं ज्ञान विज्ञान को जन्म देने में पश्चिमी साहित्य का, पश्चिमी दर्शन का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी व अन्य यूरोपियन भाषाओं के प्रचार प्रसार से भारतीय साहित्य को एक नई दिशा मिली। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य था और पद्य था। गद्य साहित्य के प्रभाव के कारण ही भारत में गद्य साहित्य की दिशा में विकास हुआ। राम मोहन राय का मानना है कि भारत को पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखने को मिला है। भारत के बहुत से साहित्यकार पश्चिमी विचारधारा एवं संस्कृति से गहरे में प्रभावित हुए। भारतीय साहित्यकारों ने पश्चिमी साहित्य से अनेक विधाओं को ग्रहण करके भारतीय साहित्य को समृद्ध और उपयोगी बनाने की कोशिश की।
राय ने स्यों माना कि पश्चिम साहित्य का अनुकरण भारत के लिए लाभकारी है। राय ने भारत के लोगों का आह्वान किया कि वे पश्चिम साहित्य का अवलोकन करें और इसी से भारतीय साहित्य और दर्शन को एक नई दिशा मिलेगी। राय ने बंगाली गद्य साहित्य की शुरुआत, बंगाली प्रोज लिटरेचर। 19वीं शताब्दी से पहले बंगाली भाषा में विकसित गद्य साहित्य नहीं था। इस समय के दौरान बंगाली गद्य में फारसी व अरबी शब्दों की भरमार थी। सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इस महाविद्यालय की स्थापना के साथ ही बंगाली गद्य साहित्य का इतिहास आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने इस कॉलेज के माध्यम से भारत की विभिन्न भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की शुरुआत की। इस कॉलेज के बंगाली विभाग में पाठ्य पुस्तकों की भारी कमी थी। बंगाली विभाग के अध्यक्ष विलियम कैरी ने बंगाली भाषा में पाठ्य पुस्तकों की रचना करने के लिए बंगाली अध्यापकों को प्रेरित किया। विलियम कैरी के प्रोत्साहन पर ही अनेक बंगाली प्राध्यापकों ने बंगाली गद्य साहित्य का विकास किया। इन रचनाओं में मृत्युंजय विद्या अलंकार प्रमुख थे, जिन्हें बंगाली गद्य का जनक कहा जाता है। राममोहन ने 1815 में वेदांत सूत्र नामक पुस्तक का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद उन्होंने वेदांत सार, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, संवाद कौमुदी आदि पुस्तकों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने 1820 से 1850 के बीच बंगाली भाषा में 7 पत्रिकाएं प्रकाशित की। 1829 में उन्होंने बांग्ला भाषा में बंगदूत पत्रिका आरंभ की। इस काल में बंगाली भाषा संस्कृत भाषा के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होने लगी। राममोहन राय के साथ साथ बहुत सारे बंगाली साहित्यकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, महान साहित्य रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक प्रकार से राजा राममोहन राय ने बंगाली गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनसे प्रेरणा पा करके अनेक बंगाली विद्वानों ने भी बंगाली गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राममोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा जो है वो राष्ट्रवाद में योगदान देती है। उनका कहना था कि भारत में आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली सभी भारतीयों में प्रेम व समन्वय पैदा करती है, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जिसके माध्यम से देश के सभी लोगों को उस समय की हालतों के आधार पर जोड़ा जा सकता। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से वे एक ऐसी भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना चाहते थे जिससे पूरे देश के लोगों में संपर्क हो सके, पूरे देश के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, क्योंकि उस समय राजकीय कार्यों में फारसी भाषा का चलन था। और राय चाहते थे कि भारत के लोगों को जोड़ने के लिए किसी परंपरागत और रूढ़िवादी भाषा के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय एवं विकसित भाषा को महत्व प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है और इसमें जो भाषाएं हैं वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है। पूरे देश के लोग एक ही भाषा को न तो समझ सकते हैं, न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी एक ऐसी संपर्क भाषा है जो देश के सभी प्रांतों को जोड़ सकती है और लोगों में वैचारिक आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारत के लोग अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के ज्ञान एवं शोध का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के अंदर अंग्रेजी लिटरेचर बहुत ज़्यादा समृद्ध है। इसलिए अंग्रेजी लिटरेचर में जितना रिसर्च हुआ है उसका लाभ
भारत के लोग अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही उठा सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रवाद के उदय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का दर्जा दिया है। राजा राम मोहन राय ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों में सामाजिक सुधारों पर बल दिया है। एम्फेसिस ऑन सोशल रिफॉर्म बाय एजुकेशन। उनका मानना था कि भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, सामाजिक रूढ़ी हैं, और उनको दूर करने के लिए शिक्षा से बढ़कर कोई उचित माध्यम नहीं है। उनका मानना था कि अच्छी शिक्षा प्रणाली और अच्छा पाठ्यक्रम भारत में विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट संदेश दे सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज में जन चेतना और जन उत्तरदायित्व को निश्चित करती है। भारत में उच्च शिक्षा के अभाव में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ और बुराइयाँ जो है पैदा हो गई। शिक्षा के अभाव के कारण ही समाज में सती प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह न होना, पर्दा प्रथा, कन्या क्रय विक्रय प्रथा, नरबलि प्रथा इत्यादि का बोलबाला रहा। शिक्षा के अभाव ने लोगों को धार्मिक, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी बना दिया। उन्होंने माना कि भारत में फारसी, अरबी, संस्कृत के ज्ञान ने लोगों को अधिक धार्मिक और रूढ़िवादी बना दिया। इसलिए समाज में सुधार के लिए उन्होंने पाश्चात्य और आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर अधिक बल दिया। उन्होंने माना कि विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र जैसे विषयों को प्रमुखता देकर ही पश्चिमी देशों में इस तरह की सामाजिक बुराइयां नहीं हैं। उनका कहना था कि वैज्ञानिक शिक्षा विद्यार्थियों में तर्कशीलता और बौद्धिकता का विकास करती है। वैज्ञानिक शिक्षा समाज को जोड़ने का कार्य करती है। वैज्ञानिक शिक्षा समाज में समानता, स्वतंत्रता, सहयोग की भावना पैदा करती है। वहीं दूसरी ओर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली समाज में भेदभाव एवं संकीर्णता पैदा करती है। इसलिए भारत की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली को उचित माना। राजा राम मोहन राय ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों में भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के महत्व को भी रेखांकित किया है। उनके शैक्षणिक विचारों पर पश्चिमी दर्शन व साहित्य का प्रभाव हमें साफ साफ दिखाई देता है। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति व दर्शन का अध्ययन भारतीयों में राष्ट्रवाद व राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करेगा। उन्होंने भारतीयों के लिए भारतीय दर्शन व संस्कृति का अध्ययन उपयोगी बताया। उन्होंने स्वयं वेदों और उपनिषदों में गहरी रुचि दिखाई। वेदों एवं उपनिषदों पर आधारित पुस्तकों का उन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया और बंगालियों को इसे प्रेरित करने का प्रयास किया। भारत के दर्शन, संस्कृति, साहित्य की उज्ज्वलता को बनाए रखने के लिए उन्होंने 1825 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उनके वेदांत कॉलेज के बारे में एक अंग्रेज विद्वान एडम ने 1826 में एक पत्र में लिखा कि राम मोहन ने एक सुंदर और छोटा कॉलेज बनाया जिसे वो वेदांत कॉलेज कहता है, जिसमें अभी कुछ युवा विद्वान एक पंडित द्वारा निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। हिंदू एक ईश्वरवाद के लिए संस्कृत साहित्य का अध्ययन करवाया जा रहा है। वह यूरोपियन विज्ञान और ईसाई के साथ बंगाली और संस्कृत भाषा में निर्देश दे रहे हैं। राम मोहन राय ने एक प्रकार से हिंदू शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राम मोहन राय ने अपने शैक्षणिक विचारों में संस्कृत शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। उनका मानना था कि संस्कृत शिक्षा प्रणाली से देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए संस्कृत शिक्षा प्रणाली की जगह वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए।
संस्कृत शिक्षा प्रणाली धर्म, दर्शन व संस्कृत के ज्ञान तक सीमित है। भारत के लोगों को अपना उदारवादी दृष्टिकोण बनाने के लिए विज्ञान की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि वे संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वे संस्कृत शिक्षा को देश की प्रगति में अवरोधक मानते थे। 1813 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार वास्तव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहती है तो उन्हें गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन, शरीर विज्ञान एवं अन्य उपयोगी वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन अध्यापन पर बल देना चाहिए। लॉर्ड एम सर्ट को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा, द संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन वुड बी द बेस्ट कैलकुलेटेड टू कीप इन दिस कंट्री इन डायरेक्टनेस ऑफ सच हैड बीन द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। यानी ब्रिटिश विधायिका का उद्देश्य भारतीय जनता को सदा अज्ञान के अंधकार में रखना है, तो फिर संस्कृत शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। संस्कृत शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 2000 सालों से लोग संस्कृत सीखते आए हैं। अब इस विद्या को और ज़्यादा सीखने से क्या लाभ हो सकता है? युवकों को संस्कृत के पीछे समय नष्ट करने से देश का क्या भला हो सकता है? उन्होंने कहा कि अगर संस्कृत को बढ़ावा देना है तो विद्यमान संस्कृत विद्यालयों को कुछ और आर्थिक सहायता दी जा सकती है। राम मोहन राय संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों का अध्ययन एवं अनुवाद किया। उन्हें भारत की संस्कृति और दर्शन से गहरा लगाव था, लेकिन वे भविष्य दृष्टा थे जिन्हें पता था कि आने वाले समय के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली में अभी से परिवर्तन करना होगा। उनका मानना था कि भारत आज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से क्यों पिछड़ा हुआ है। उन्होंने उज्ज्वल भविष्य के लिए संस्कृत शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां ज्ञान के बल पर देश को विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित कर सके। राममोहन राय ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों में सबके लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया। उनका मानना था कि भारत की परंपरागत शिक्षा प्रणाली सबके हित में नहीं है, यह भेदभाव पर आधारित है। भारत में शिक्षा का लाभ उच्च वर्गों, उच्च जातियों तक सीमित रहा। उनका कहना था कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसे समाज के सभी लोग समान रूप से शिक्षा का लाभ ले सकें। उनका मानना था कि शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव ने सामाजिक असमानता पैदा की। सभी में गरीबों व वंचित लोगों के लिए सरकार को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे समाज का कोई व्यक्ति शिक्षा के लाभ से वंचित न हो। उनका कहना था कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए। भारत में पश्चिमी देशों की तरह महिलाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि भारतीय महिलाएं घर की चार दीवारी तक सीमित रहती हैं। सामाजिक बंधन महिलाओं की शिक्षा में एक प्रमुख बाधा है। उन्होंने कहा कि नारी की दयनीय स्थिति में केवल शिक्षा के द्वारा ही सुधार किया जा सकता है, इसलिए वर्तमान की महिलाओं को अपने शैक्षणिक विकास के लिए प्राचीन काल की विदुषी महिलाओं से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। तो राय भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे जिसमें देश के सभी लोगों को समान रूप से एक ही छत के नीचे शिक्षा का लाभ मिल सके, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक था राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार, शिक्षा संबंधी उनका दर्शन, शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण, भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति कैसी थी, तत्कालीन प्राचीन शिक्षा पद्धति किस प्रकार की थी, और भविष्य में वो भारत के सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह से शिक्षा के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन चाहते थे। भविष्य के भारत के लिए उन्होंने परंपरागत शिक्षा प्रणाली की जगह आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर बल दिया।
उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया। उन्होंने परंपरागत शिक्षा की जगह आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित इत्यादि विषयों के अध्ययन अध्यापन पर ज़्यादा बल दिया। तो राजा राममोहन राय के शिक्षा संबंधी विचारों से संबंधित ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।